हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन और जूनियर लैब असिस्टेंट की। फ्रेंड्स, एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है, तो जल्द ही आपके एग्जाम डेट आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप डेली लेक्चर को लेते रहिए। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है ये मिक्स क्वेश्चन से है। इसमें आज हम साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी के प्रश्न को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सेपरेट लेक्चर को देखना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे आपको हेमेटोलॉजी का अलग MCQ, माइक्रोबायोलॉजी का अलग और साइटो हिस्टो का अलग यहाँ पे MCQ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन के पोल डाले जाते हैं और साथ साथ पे PDF का जो नोट्स है वो प्रोवाइड किया जाता है। इससे आपका जो परीक्षा है वो और बेहतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी नहीं करते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा साइटोलॉजी से है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइटोसेंट्रीफ्यूज इज यूज फॉर, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूज आपके साइटोलॉजी में यूज किया जाता है, एक अलग प्रकार का सेंट्रीफ्यूज होता है, उसका यूज किस लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, साइटोसेंट्रीफ्यूज का उपयोग हम यूरिन और सेसब के सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन में आपके दिया हुआ है यूरिन और सेसब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो जाएगा बोथ B एंड C। ठीक है, तो B मतलब ये हो गया और C मतलब ये हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप स्पुटम का यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करना चाहते हैं तो स्पुटम या फिर और अदर जो फ्लूइड होते हैं उनको अगर आप सेंट्रीफ्यूज करना चाहते हैं तो आप जो नॉर्मली आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि FNAC इज टेकन फ्रॉम, यानी कि FNAC जो है, जो कि साइटोलॉजी का एक टेस्ट है, इसमें बॉडी का कौन सा पार्ट लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि FNAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FNAC का फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि जो इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी गांठ जो हमारे बॉडी में है उसमें सुई चुभाव को क्या किया जाता है, कुछ मात्रा वहाँ से निकाल लिया जाता है और फिर उसको स्लाइड प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है कि इसमें कौन से सेल प्रेजेंट है जिससे यहाँ पे बॉडी में एबनॉर्मलिटीज आ रही है या फिर जो पार्ट है उसमें एबनॉर्मलिटीज आ रही है। तो फ्रेंड्स, फाइन नीडल एस्पायरेशन जो साइटोलॉजी होता है इसमें हम नीडल का यूज करते हैं। कई प्रकार के नीडल, जैसे गांठें होती हैं उस प्रकार से नीडल का हम यहाँ पे यूज करते जाते हैं। और एक फ्रोजन होता है, उससे हम क्या करते हैं, सक करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, FNAC के लिए आप लिम्फ नोड से भी यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है, गांठें जहाँ होती हैं वहाँ से सैंपल आप कलेक्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट लंप अगर है तो वहाँ पे भी आप इसका कलेक्शन कर सकते हैं। नेड्यूल है तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, ऑल ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि पैप स्मेयर फॉर द स्टडी ऑफ हार्मोनल इफेक्ट इज टेकन फ्रॉम, यानी कि जो पैप स्मेयर होता है जो कि स्टडी किया जाता है आपके हार्मोनल इफेक्ट के लिए, तो इसका जो सैंपल है वो कहाँ से लिया जाता है, सर्विक्स से, वेजाइना से, या फिर यूटेरस से, या फिर ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सैंपल लिया जाता है वो आपके वेजाइना से लिया जाता है। यहीं से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, एक स्लाइड प्रिपेयर की जाती है, फिर इसकी स्टेनिंग होती है। स्टेनिंग के बाद आपका माइक्रोस्कोप में यहाँ पे देखा जाता है जो भी एबनॉर्मलिटी होती है आपके हार्मोनल या फिर कोई और कैंसर सेल यहाँ पे दिखाई देते हैं तो उनको यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है। फिर जो पैप स्मेयर है इसका फुल फॉर्म होता है पेपरनाकुलो। पेपरनाकुलो एक मतलब कि वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम था जॉर्ज निकोलस पेपरनाकुलो, इन्होंने दिया था। ठीक है, क्या नाम था, जॉर्ज निकोलो पेपरनाकुलस। ठीक है, पेपरनाकुलो इन्होंने इसको दिया था और इसके मतलब कि स्मेयर को लिया जाता है और उसके बाद में फिर इसकी एक स्लाइड बनाई जाती है, स्टेन किया जाता है और स्टेन भी होता है, पैप स्टेन होता है और पैप स्मेयर होता है। ठीक है, तो पैप स्मेयर निकाला जाएगा और पैप स्टेनिंग की जाएगी। उसके बाद में आपका जो सैंपल है उसको पे क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सैंपल निकाला जाता है ये कहाँ से निकाला जाता है, ये वेजाइना से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 से जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर अर्जेंट बायोप्सी व्हिच माइक्रोटोम इज यूज। माइक्रोटोम मतलब होता है फ्रेंड्स एक प्रकार की मशीन जिसमें टिश्यू को कटिंग किया जाता है। ठीक है, और इस कटिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोटोमी कहते हैं। तो माइक्रोटोमी या फिर माइक्रोटोम अगर आप अर्जेंट करना चाहते हैं किसी का बायोप्सी तो उस टिश्यू के लिए आप कौन सा माइक्रोटोम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप क्रायो स्टेट यूज कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर लास्ट वाला से जाएगा, क्रायो स्टेट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि मैलिग्नेंट सेल हैव लार्ज नंबर ऑफ डॉट इन देयर साइटोप्लाज्म। फ्रेंड्स, कह रहा है कि जो मैलिग्नेंट सेल होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो उनका साइटोप्लाज्म होता है उनमें सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्स ना कह के इनमें कौन सा पार्ट, यानी कि जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैलिग्नेंट सेल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है RNA। क्या होता है, RNA। अगर हम इस सेल की बात करें तो इस सेल को हम कैंसरस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंसरस सेल कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है
और ये एबनॉर्मलिटी काज करता है, ठीक है। यानी कि सेल्स का जो हमारा ग्रोथ होता है, जब एबनॉर्मलिटी में ये ग्रोथ होने लगते हैं तो मैगेलियन सेल का निर्माण हो जाता है और इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में आरएनए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैंडिडा अल्बिकॉन्स स्टेंट डॉट डॉट कलर इन पैप स्टेन। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अगर आप पैप स्टेन यहाँ पे कर रहे हैं तो पैप स्टेनिंग में आपका जो कैंडिडा अल्बिकैंस है वो किस कलर का दिखाई देता है स्टेनिंग में। तो फ्रेंड्स जो कैंडिडा अल्बिकैंस है ये क्या कलर इसका दिखाई देता है, रेड टू पेल पिंक, यानी कि रेड से पेल पिंक के बीच में आपको दिखाई देगा। और ये जो कैंडिडा अल्बिकैंस ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार फंगल डिजीज कार्य करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये फंगस है जो कि डिजीज करता है, आपके गट में भी डिजीज कर सकता है, आपके स्किन में भी ये डिजीज कर सकता है। और अगर आप इसका स्मेल प्रिपेयर करेंगे तो आप रेड टू पिंक कलर को देखने को मिलेगा आपके पैप स्टेन में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि इन द ब्लड एगार फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज अबाउट, यानी कि आपका जो प्रश्न कह रहा है कि जो ब्लड एगार है जो कि एक कल्चर मीडिया है, इसमें जो कंसंट्रेशन होता है ब्लड का, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है परसेंटेज में बताइए। तो फ्रेंड्स अगर हम ब्लड एगार की बात करें तो ब्लड एगार में जो परसेंटेज होता है ब्लड का होता है आपका 5%। और ब्लड एगार बनाने के लिए आप यहाँ पे सिर्फ के ब्लड का उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ के ब्लड का उपयोग करते हैं और इसके द्वारा आप ब्लड एगार के आपको जो कल्चर मीडिया उसका प्रिपरेशन करते हैं। फ्रेंड्स अगर ब्लड एगार को या फिर ब्लड जो मीडिया है इसको आप चॉकलेट मीडिया में बदलना चाहते हैं तो जब आपका जो मीडिया ब्लड तैयार रहता है उसको अगर आप 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट कर देते हैं तो ये आपका बदल जाता है किसमें, चॉकलेट एगार में, ठीक है। तो बस मेन डिफरेंस होता है यही ब्लड चॉकलेट में कि अगर ब्लड एगार को ज़्यादा हीट कर देंगे तो बदल जाता है आपके चॉकलेट एगार में, ठीक है। और जो ब्लड एगार का परसेंटेज होता है ब्लड का, ब्लड एगार में परसेंटेज जो होता है ब्लड का वो होता है आपका 5%, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच सिलेक्टिव मीडिया इज यूज फॉर विब्रियोज, यानी कि जो आपका विब्रियो है जो कि कालरा को काज करता है, इसको हम किस मीडिया पे ग्रो करा सकते हैं। तो सिलेक्टिव मीडिया तो होता है लेकिन सिलेक्टिव मीडिया में कौन सा मीडिया है इसका नहीं पता है। तो ऑप्शन जो आपके लिखे हैं एल्कालिन पेप्टोन वाटर, मैंसूर एगार, क्रिस्टल वायलेट ब्लड एगार, ठीक है, टोट्स हेफ्टिंग्स मीडियम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा ये हो जाएगा मैंसूर एगार, क्योंकि ये मैंसूर एगार एक सिलेक्टिव मीडिया है और इसमें आप विब्रियो कॉलोनी को आप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जाएगा आपका मैंसूर एगार, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हिच एंटीबायोटिक इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे एंटीबायोटिक है जो कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल, उनके सेल को किस भाग का मतलब सेल वॉल को सिंथेसिस करता है, इनहिबिट कर देता है, यानी कि उनके सिंथेसिस नहीं होने देता है उनके सेल वॉल को। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो एंटीबायोटिक है इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के या फिर कोई अन्य ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल को इनहिबिट कर देता है, यानी कि उनका सिंथेसिस नहीं होने देता है। तो फ्रेंड्स अगर सेल वॉल इनहिबिटर की बात करें तो वो आपका एंटीबायोटिक हो जाता है पेनिसिलिन। क्या हो जाता है, पेनिसिलिन, ठीक है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच कल्चर मीडिया इज यूज फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए किया जाता है, जो कि ये कल्चर मीडिया सारे आपके लिखे हुए हैं। तो आपको जब सेंसिटिविटी चेक करते हैं तो उसमें एक कल्चर प्लेट का उपयोग करते हैं, तो वही पूछा है कि कौन से कल्चर मीडिया का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप मूलर हिंटन ब्रॉथ का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, लास्ट वाला सही जाएगा, मूलर हिंटन ब्रॉथ। इसके लिए आप एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि एक प्रकार का कल्चर मीडिया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिफिलिस इज कॉज बाय, यानी कि जो सिफिलिस बीमारी है ये किसके द्वारा काज होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। तो फ्रेंड जो सिफिलिस है ये आपके ट्रिपनोसोमा पैलिडम के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर से जाएगा। अगर बात की नाइजीरिया गोनेरी की, तो नाइजीरिया गोनेरी क्या काज करता है, तो ये गोनेरिया काज करता है, गोनेरिया, ठीक है, जो कि कहा है एक प्रकार का क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। क्या है, एसटी या डी है, इसको कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि सेक्सुअल के द्वारा ये ट्रांसमिटेड होता है और ये क्या काज करता है, गोनेरिया काज करता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपका क्या काज करता है, HPV, जो कि एक प्रकार का वायरस, ये इस बीमारी के द्वारा आपके जो स्किन्स होते हैं या फिर माउथ होते हैं इसमें एक अल्सर टाइप का दिखाई देने लगता है और बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा HPV बीमारी हो जाती है, जो कि आपके अल्सर टाइप के आपके मुंह में, ठीक है, दिखाई देने लगता है, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट दिखा है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी कि ये क्या काज करता है, HIV होता है, इसके द्वारा HIV काज होता है और बाद में ये HIV किस में बदल जाता है, एड्स में बदल जाता है, ठीक है।
अब फ्रेंड्स देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन विच कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल रिमेन नॉर्मल। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आपका जो कौन सा इसमें कंडीशन है, ये सारे कंडीशन आपके जॉइंटिस के हैं, तो वही कौन से जॉइंटिस के कंडीशन है जिसमें आपके कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, इनका जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है, इसमें कोई भी घटा बढ़ी नहीं होती है। ठीक है, तो फ्रेंड जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होते हैं ये आपके लीवर से यहाँ पे शुरू होते हैं, और जो अनकॉन्जुगेटेड वाले बिलिरुबिन होते हैं, ठीक है, ये लीवर से पहले के स्टेप सारे होते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ लीजिए जो लीवर के ऊपर का होगा वो आपका होगा प्री हिपैटिक जॉइंटिस, और जो लीवर तक पहुंच जाएगा उसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक जॉइंटिस। तो फ्रेंड जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये प्री हिपैटिक जॉइंटिस में बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर बात करें हिपैटिक जॉइंटिस में, तो जो आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये नॉर्मल नहीं रहता है, इसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका प्री हिपैटिक जॉइंटिस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जो उसकी वैल्यू है नॉर्मल रहेगा। लेकिन यही बात करें अनकॉन्जुगेटेड वाले की, तो अनकॉन्जुगेटेड आपका प्री हिपैटिक जॉइंटिस में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज नोन एज, यानी कि आपका जो लिपोप्रोटीन है जिसकी जो डेंसिटी होती है सबसे कम होती है वो कौन सा लिपोप्रोटीन है। तो फ्रेंड्स ये आपका होता है प्री बीटा लिपोप्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा, प्री बीटा लिपोप्रोटीन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कंडीशन इन विच प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, यानी कि आपका जो प्लाज्मा का सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो आपके प्लाज्मा में ज़्यादा हो रहा है, तो इस टर्म को क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले इतना ध्यान रखिए कि कोई भी कंडीशन जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कहते हैं। ठीक है, तो हाइपर यहाँ पे चूज कर लीजिए। तो हाइपर किस किस में लिखा है, हाइपर नाइट्रेमिया, हाइपर कैलेमिया। लेकिन जो आपका सोडियम का इंक्रीज होना कहता है आपका नाइट्रेमिया, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, हाइपर नाइट्रेमिया। अगर आपको यहाँ पे कैल्शियम का मतलब कि जो वैल्यू है प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाता तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। ठीक है, अगर ये आपका हाइपर जो कैल्सीमिया है, कैल्शियम जो है उसका वैल्यू लो हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। और अगर आपका जो नाइट्रोजन है वो कम हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है प्लाज्मा में, तो उसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रेमिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, ये पूछा है कि आपका जो सोडियम का लेवल है आपके प्लाज्मा में वो बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हाइपर नाइट्रेमिया कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 से जाएगा, हाइपर नाइट्रेमिया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि हाइपर यूरेसीमिया इज ऑब्जर्व इन विच कंडीशन। तो फ्रेंड्स जो हाइपर यूरेसीमिया है ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी एनीमिया है, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसमें जो आपका ऑप्शन है सेकेंड नंबर मल्टीपल माइलोमा, तो मल्टीपल माइलोमा के केस में आपका हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करने को मिलता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एस्पायरेट इम्यूनो ट्रांसफरेज। तो फ्रेंड जो आपका एस्पायरेट इम्यूनो ट्रांसफरेज जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू आपका यहाँ पे होता है 7 से 21 यूनिट पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, 20 से जाएगा। ठीक है, 7 से 21 यूनिट पर लीटर होता है। ठीक है, ये सब आपके लर्न वाले क्वेश्चन है, इनको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड, यानी कि यहाँ पे जो भी फैटी एसिड दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कार्डियो प्रोटेक्टिव है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ये क्या होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब नॉर्मली आपका कोई पेशेंट मतलब कोई सीवियर बीमारी से जाता है डॉक्टर के पास, तो उसको सपोर्टिव के लिए आपको ओमेगा फैटी एसिड दे देते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच हार्मोन इज डिटेक्ट इन यूरिन आर सीरम टू डायग्नोज प्रेगनेंसी, यानी ये कह रहा है कि किस हार्मोन को आप डिटेक्ट करते हैं आप प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी को पता लगाना है तो आप इनमें से किस हार्मोन का टेस्ट कराएंगे। वो चाहे टेस्ट आपका यूरिन सैंपल से किया जाए फिर आपके सीरम सैंपल से किया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका हार्मोन होता है ये आपका होता है ह्यूमन क्रोनिक गायनोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, तो गायनोट्रोफिन जो हार्मोन्स होता है ये आपके प्रेगनेंसी को डायग्नोज करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ इंसुलिन इन प्लाज्मा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये पूछ रहा है कि जो आपका इंसुलिन है इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। फ्रेंड्स नॉर्मल वैल्यू आपकी जो इंसुलिन का होता है ये आपका होता है 4 से 24 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही जाएगा, 4 से 22 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ठीक है, यहाँ पे जो यू आई लिख गया फ्रेंड्स गलत हो गया है, इसके जगह पे यहाँ पे आई यू होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, आई यू, इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम प्रोलैक्टिन इन फीमेल, यानी कि ये आपका जो नॉर्मल रेंज होता है सीरम प्रोलैक्टिन का इन फीमेल वो कितना होता है।
तो फ्रेंड्स ये आपका होता है यहाँ पे है 1 से 20 नैनोग्राम पर ml। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही जाएगा 1 से 20 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी नॉर्मल रेंज से है। ये कह रहा है कि नॉर्मल रेशियो ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इज, यानी कि आपके जो यूरिया और क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेशियो होता है, नॉर्मल अनुपात होता है, वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो नॉर्मल अनुपात होता है ये होता है 15 से 40 आपका यहाँ पे यूरिया होना चाहिए और जो क्रिएटिनिन की मात्रा होनी चाहिए रेशियो 1 की होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट रहेगा 15 से 40 आपका यूरिया हो और 1 उसका रेशियो होना चाहिए 1 रेशियो क्रिएटिनिन का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ थायरॉक्सिन यानी T4 इन सीरम। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि नॉर्मल वैल्यू क्या होता है आपके थायरॉक्सिन, जिसको आप T4 के नाम से जानते हैं, जो कि इसका जो टेस्ट किया जाता है वो आपके सीरम के माध्यम से किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5.5 से 12.55 नैनोग्राम पर DL। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेरॉयड हार्मोन, यानी कि यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो कि स्टेरॉयड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी आपके दिए, चाहे एस्ट्रोजेंस हो जाए, एंड्रोजेंस हो जाए, चाहे इंडोकार्टिकॉइड हो जाए, ये सभी आपके क्या हैं, ये आपके स्टेरॉयड हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑप्शन सही जाएगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि इम्यून मैकेनिज्म इज क्लासीफाइड टू हाउ मेनी टाइप्स। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि जो आपका इम्यून मैकेनिज्म है ये कितने भागों में क्लासीफाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स आपके 2 भागों में यहाँ पे क्लासीफाइड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, 20 सही जाएगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि डॉट डॉट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि कौन सा सेल है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करता है। तो फ्रेंड्स ये सेल होता है आपका टी सेल। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा, टी सेल इज रिस्पॉन्स फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हिच स्टेन कंटेन बोस्ट एस्टिक एंड बेसिक डाई, ठीक है। यहाँ पे सारी डाई होना चाहिए, DYE, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन सा स्टेन है जो कि एसिड और बेस दोनों डाइज को क्या करता है, कंटेन करता है। तो फ्रेंड्स इसको हम न्यूट्रल स्टेन भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा स्टेन है जो कि न्यूट्रल स्टेन है, तो आपका हो जाता है रोमानेस्की स्टेन। क्या हो जाता है, रोमानेस्की स्टेन। और रोमानेस्की स्टेन के अंदर कम से कम 60 स्टेनिंग आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके अंदर तो आपका लिस्मन स्टेन आ जाता है, ठीक है, जिम्सा स्टेन आ जाता है, जेनर स्टेन आ जाता है, जिम्सा जेनर स्टेन आ जाता है। ऐसे कई सारे आपके स्टेन हैं जो कि रोमानेस्की स्टेन के अंदर आते हैं। और ये स्टेन आपका क्या होता है, न्यूट्रल स्टेन होता है। इसमें हम बफर का यूज जो करते हैं और इसके हम एसिडिक और बेसिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पे जो बफर यूज करते हैं सोरेनसन बफर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सोरेनसन बफर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द थिकनेस ऑफ ब्लड फिल्म डिपेंड अपॉन, यानी कि आपका जो स्मेयर बना रहे हैं अगर वो थिक हो गया है तो किस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आपकी स्प्रेडिंग टेक्निक, यानी कि आप उसको जब स्लाइड को रख रहे हो, जो स्प्रेडर ले हैं उसको आप स्प्रेड कर रहे हैं, इस टेक्निक पे भी डिपेंड करता है। इस कारण से भी आपका जो स्मेयर है थिक हो सकता है, ठीक है। साइज ऑफ ब्लड ड्रॉप, यानी कि जब 1 ड्रॉप ब्लड जहाँ पे लेना चाहिए आप उस जगह पे 2-3 ड्रॉप ब्लड ले रहे हैं, तो इस बेस पे भी आपका जो स्मेयर है वो थिक हो जाएगा। और एंगल बिटवीन स्प्रेडर एंड स्लाइड, यानी कि जो आपकी एंगल होनी चाहिए जो कि आपका 35 से 45 माना गया है, अगर 35 से 45 के बीच में आपका एंगल सही से नहीं रहता है तो आपका जो स्मेयर है वो थिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपके सही जाएंगे ये आपका ऑल ऑप्शन, यानी कि जितने भी हैं इनके सभी की वजह से आपका जो स्मेयर है वो थिक हो जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोला कलर यूरिन इज सीन इन ऑल कंडीशन एक्सपेक्ट, यानी कि एक को छोड़कर सारे में आपके कोला कलर देखने को मिलते हैं। सारे कंडीशन में, मतलब यूरिन का जो कोला कलर है ये सारे कंडीशन में देखने को मिलते हैं, केवल एक को छोड़कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसको छोड़कर सारे में देखने को मिलते हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा थैलेसीमिया। थैलासीमिया के केस को छोड़ के और सभी जितने भी यहाँ पे हैं उसमें सभी में आपका जो यूरिन है कोला कलर का दिखाई देगा, चाहे PNH हो, चाहे एड्स हो, चाहे ब्लैक वाटर फीवर हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द सेल डू सिंथेसिस हीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हीम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि जो सेल का पार्ट होता है इसमें से कौन सा पार्ट है जो हीम को सिंथेसाइज करता है। तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके द्वारा हीम का सिंथेसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इवनर फ्लूइड इज आइडियल फॉर। तो फ्रेंड्स इवनर फ्लूइड एक प्रकार का हिस्टोलॉजिकल फ्लूइड है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, तीत के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 से जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इन वाटर ब्लैक वाटर फीवर यूरिन कोला कलर्ड बिकॉज ऑफ,
यानी कि आपका जो यूरिन है वो कोला कलर का हो जाता है। किन केस में? ब्लैक वाटर फीवर के केस में। तो ये क्यों हो जाता है? तो फ्रेंड्स अगर हम बताएं कि ब्लैक वाटर फीवर जो है ये आपका किसके द्वारा होता है? ये आपका होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, जो कि मलेरिया को काज करता है और जो मलेरिया का सीवियर कंडीशन होता है ये आपका ब्लैक वाटर फीवर होता है। इसके केस में आपको इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइजिंग देखने को मिलता है, एक्यूट रीनल फेल्योर को देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका जो है कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो यूरिन है वो कोला कलर हो जा रहा है। तो आप दो बातों से यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तो ब्लैक वाटर फीवर के केस में कोला कलर, या फिर आप इतना भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूरिन आपका कोला कलर किस कारण से होता है, ठीक है। तो आपको जो हम बता रहे थे, आपका यूरिन का जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे बता रहे थे, यूरिन से जो क्वेश्चन हम कराए थे वहाँ पे हमने बताया था कि किस किस कलर से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। तो आप इसको बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो आपके SGPGI लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई अदर लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।